नमस्कार दोस्तों, सान्वी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पार्ट 2 सल्तनत काल की शुरुआत का अध्ययन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इससे सब्सक्राइब करने से हम लोग को एक इंकरेज मिलता है कि और वीडियो बना सकें। आइए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म, शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन करने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगला शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये आप देख लीजिएगा। सल्तनत के सामने चुनौतियाँ। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जाति श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करे। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा, धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहियों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंधन तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश प्रमुख थे। प्रारंभिक तुर्क को ही गुलाम कहते हैं। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उनका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय शासक था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैन्य गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने ही की, परंतु इसको पूर्व इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश हुए 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली में अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्क के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसकी समाप्ति बलबल ने की। अब ये पढ़ लेते हैं। प्रशासन इनका क्या था?
प्रशासन का विभाजन, केंद्रीय प्रशासन जो कई इक्ता या प्रांतों से मिलकर बना रहता था, जिनके जिम्मेदार व्यक्ति को सुल्तान कहते थे। प्रांतों को मिला के जो प्रांत होते थे इक्ता कई परगनों को मिलाकर बनता था, जिसे इक्तादार या इक्तादार कहते थे। परगना कई ग्रामों से मिलकर बनता था, जिन्हें परगनाधिकारी बोलते थे। ग्राम का मुखिया होता था, पटवारी या चौकीदार होता था। ये उस समय की शासन व्यवस्था और उस समय का ये है हमारा भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य और राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारत वर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने एक्टा व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते हैं। हर सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था। इसे इक्तादार या इक्तादार कहा जाता था। पिछली कक्षा में आपने स्थानीय शासन की ऐसी किसी सुनियोजित व्यवस्था के बारे में पढ़ा है तो सोचिए और बताइए। इक्तेदार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार की सहायता से राज्य की रक्षा करते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते थे और अपने इक्ते से वसूल किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है जो 1236 से 1240 ईस्वी तक उसने शासन किया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, परंतु सरदारों और उलैमाओं के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया, लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम शासिका बनी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह तक शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया, जिससे स्त्रियों की वेशभूषा उसने त्याग दी और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाने को तैयार नहीं थी। रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया और 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दिया गया। रजिया के बाद उसका भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र